आज का टॉपिक है गंगा नदी। गंगा नदी पढ़ने जा रहे हैं हम। भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी। हम इस गंगा नदी के बारे में जानने से पहले इसका उद्गम स्रोत देखते हैं। यह नदी भागीरथी नाम की इसकी मुख्य धारा है, जो गंगोत्री हिमनद भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वतमाला है, विश्व की सबसे बड़ी। वहां कुमायूं हिमालय के नाम से जो हिमालय है, उस क्षेत्र में गंगोत्री हिमनद है। उस गंगोत्री हिमनद की ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई ली हुई है। वहां एक गुफानुमा मुख है। उस गुफानुमा मुख से इसे गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का एक उद्गम होता है। दूसरी तरफ से अलकनंदा नदी, कुमायूं हिमालय में ही अलकनंदा नदी और गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी, इस तरह से दो मुख्य धाराएं हैं जिनका उद्गम होता है और वो प्रवाहित होकर उस हिमालय पर्वत में ही देव प्रयाग नाम के स्थान पर एक जगह होकर संयुक्त होकर फिर इसका नाम होता है गंगा नदी। तब तक इसमें अन्य कई छोटी नदियां भी, छोटे जल स्रोत, छोटे जो जलधाराएं हैं वो भी आकर मिलती हैं और इनका संयुक्त नाम हो जाता है देवप्रयाग में आकर गंगा नदी। और इस समस्त जो इसकी जो जहां से शुरुआत होती है इस नदी की जलधाराओं की, भागीरथी और अलकनंदा मुख्य धारा और अन्य जलधाराओं की, उसकी सारी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई समुद्र तल से 3140 मीटर ऊंचाई है। यानी इतनी ऊंचाई से ये सारा पानी इसमें से उधर हिमालय पर्वत से शुरू होता है और देवप्रयाग से ये गंगा नाम से प्रवाहित होने लग जाती है। उसके आगे ऋषिकेश, जहां से इसका उद्गम होता है मुख्य धाराओं का, वहां से लेकर ऋषिकेश तक सारा क्षेत्र पहाड़ी है। उस पहाड़ी क्षेत्र में संकीर्ण धाराएं बनाते हुए, गहरी गोर्ज और कैनियन बनाते हुए ये प्रवाहित होती रहती है। और ऋषिकेश से आगे जब एक पवित्र स्थान, हिंदुओं का पवित्र स्थान है हरिद्वार, वहां पहली बार ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के तत्पश्चात ये मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तब इसकी गति बहुत ही मंद हो जाती है। देवप्रयाग से हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद में जब ये प्रवाहित होती है तो मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होते होते ये आगे जब बढ़ती है तो एक प्रयाग नाम की जगह पर, प्रयागराज है इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद का आजकल नाम प्रयागराज है, उसके समीप देव प्रयाग में हिमालय से, इसके पर हिमालय से आ रही दूसरी मुख्य नदी यमुना आकर मिल जाती है। वहां से ये प्रवाहित होती रहती है। उसके बाद में आगे इसमें ये यमुना और उसकी सहायक नदियां मिलने के बाद अन्य नदियां भी बाएं किनारे से बहुत सारी नदियां आकर इसमें मिलती हैं, जिनमें दक्षिणी पठार से सीधे ही गंगा में आकर मिलने वाली नदी सोन नदी भी शामिल है। सोन नदी वही नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसके समीप ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है जो अरब सागर में गिरती है। वहां से आगे इस नदी में दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार का पानी है, उसको लेकर इसमें आकर मिलती है। और छोटी छोटी और नदियां जैसे पुनपुन और टॉन्स जैसी छोटी नदियां भी इसके दाएं किनारे से आकर इसमें मिलती हैं। बाएं किनारे की जो मुख्य नदियां हैं, इसको अलग से हम अभी थोड़ा आगे दोबारा देख लेंगे। उनमें से रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी और महानंदा नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं। इसके बाद में यह जो गंगा नदी है बांग्लादेश के समीप फरक्का के पास में, जहां एक बैराज भी बनाया गया है, सिंचाई बैराज, वहां से ये दक्षिण पूर्व की ओर, अभी तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही थी मैदानी क्षेत्र में, फिर वहां से दक्षिण पूर्व की ओर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। वहां इसका नाम हो जाता है पद्मा, जो कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और कई धाराओं में विभक्त होने के बाद में डेल्टा मैदान बनाती है। फिर वहां इसका नाम, डेल्टा मैदान में इसका नाम हो जाता है भागीरथी हुगली। भागीरथी हुगली अब पावना से पूर्व की ओर, पावना वहां स्थान है, वहां से पूर्व की ओर गोलुंडा के पास इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है।
ब्रह्मपुत्र नदी का भी वहां स्थानीय नाम दूसरा हो जाता है, जमुना नाम से जानी जाती है। जमुना के मिलने के बाद में फिर इसका संयुक्त नाम हो जाता है पद्मा नदी। पद्मा नदी के नाम से प्रवाहित होती रहती है। चांदपुर के पास इसमें आकर दूसरी नदी मिलती है मेघना। मेघना आने के बाद जब ये पद्मा में मिल जाती है तब इसका उससे आगे इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। मेघना नदी है वो अनेक जल वितरिकाओं में प्रवाहित होती है और गंगा और ये ब्रह्मपुत्र का जो ये अनेक वितरिकाएं बनाती हुई प्रवाहित होती है उस अंतिम छोर पर वहां बंगाली खाड़ी के समीप, तो वो एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा जो चिन्ह होता है वो इतिहास के पितामह हेरोडोटस ने डेल्टा शब्द कहा है उसको, एक त्रिभुज जैसा चित्र होता है। तो ऐसा आकार लिए हुए वो क्षेत्र है, उस वो जो इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं, हुगली और मेघना नदी के बीच में है। वहां इसका नाम हो जाता है मेघना अंतिम समय में उसके बीच में, और हुगली नदी के बीच में ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है जिसमें सुंदरी वृक्षों की बहुतायत होती है। सुंदरी वृक्षों की बहुतायत होने के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। हुगली विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है जिसके किनारे पर कोलकाता जैसा बंदरगाह बना हुआ है। और अब हम इसकी डिटेल से पढ़ते हैं कि इस नदी के बाएं तट पर, गंगा नदी के बाएं तट पर और दाएं तट पर कौन कौन सी नदियां हैं उनको हम देखते हैं। साथ में ये जानेंगे कि इस नदी पर बसने वाले प्रमुख शहर या इसके समीपस्थ मुख्य मुख्य शहर कौन कौन से हैं और गंगा को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, उनको हम जानते हैं। गंगा की मुख्य सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि कुमायूं गढ़वाल जिला उत्तराखंड से यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। जैसे गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से है, भागीरथी नदी का, गंगा की जो मुख्य शाखा है भागीरथी का, वैसे यमुना का उद्गम है यमुनोत्री हिमनद से। इस यमुना में वहां से प्रवाहित होने के बाद में जब ये उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय क्षेत्र को छोड़कर नीचे दिल्ली होते हुए ये प्रवाहित होती है, तो इसमें जो दूसरी नदियां, दक्षिण भारत से आने वाली मुख्य नदियां जो मालवा के पठार का पानी लेकर इसमें शामिल होती हैं, उनमें मुख्य मुख्य नदियां जैसे चंबल के अलावा हम देखेंगे कि सिंध, धसन और केन और टॉन्स, ये नदियां मुख्य हैं। अब इनमें भी चंबल नदी को देखते हैं सबसे पहले। हम पहले तो यमुना की बात करें। यमुना भारतीय जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है उस दिल्ली के पूर्वी किनारे से बह रही है। इस यमुना के दिल्ली से आगे बहने के बाद में मथुरा, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है, उस मथुरा से ये प्रवाहित होती है। आगरा भी आगरा शहर के समीप से प्रवाहित हो रही है। तो यानी कि दिल्ली, मथुरा और आगरा शहर इसके तट पर बसे हुए हैं। अब इसमें आगरा के समीप ही चंबल नदी मिलती है। चंबल नदी इसमें आकर मिल रही है। उससे पहले चंबल में भी बनास, राजस्थान में सबसे बड़ी बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास है, उसका पानी आकर इसमें मिलता है। और इसमें काली सिंध और पार्वती नदी, चंबल में दाएं किनारे पर काली सिंध और पार्वती नदी है जो मध्य प्रदेश से जिनका उद्गम होता है वो आकर मिलती है, और बाएं किनारे पर बनास नदी आकर मिलती है। तो इन मुख्य नदियों का जल लेकर और इनकी सहायक नदियों का जल लेकर चंबल आगरा के पास में इसमें शामिल हो जाती है, प्रयागराज में। आगरा से आगे जहां प्रयागराज है, इलाहाबाद बोलते हैं जिसको, इलाहाबाद के समीप इस गंगा नदी में शामिल हो जाती है। और उसके बाद इसमें फिर थोड़ा आगे चलने पर सिंध नदी है, वो भी इसके दाएं तट पर दक्षिण भारत का पानी लेकर इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट सिंध से आगे जो इसमें विलय होती है वो नदी है बेतवा नदी। इसमें मिलने से पहले उसकी भी कुछ सहायक नदियां जो मध्य प्रदेश का पानी लेकर आती हैं, जिनमें धसन नदी है और उसकी छोटी सहायक नदियां, उसका पानी ये लेकर इसमें विलय हो जाती है। केन नदी बेतवा से थोड़ा आगे आकर इसमें मिलती है, छोटी छोटी सहायक नदियों का पानी लेकर आती है। और अभी मैंने बात की यमुना और इलाहाबाद की, जो प्रयागराज की, उसमें प्रयागराज में तो यमुना गंगा नदी में शामिल हो रही है, लेकिन ये जो चंबल नदी का थोड़ा सा मिस हो गया। वो चंबल नदी है, उसका पानी यमुना के इसमें आगरा के पास ही इसमें मिल रहा है, यमुना में मिल जाता है। चंबल नदी आगरा के पास इटावा के समीप
चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है और उसके बाद में यमुना प्रयागराज में मिलती है। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम बात कर रहे थे बाएं तट से आने वाली नदियों की, तो दक्षिणी इसकी बाएं तट की नदी है केन के बाएं तरफ की, और गंगा की जो दाएं तट से आकर मिलने वाली नदी है दक्षिण भारत की, वो केन के बाद में टोन्स के बाद में आगे इसमें सोन नदी है। सोन नदी, उस सोन नदी के पानी में उसकी सहायक नदी है रिहंद और कोयल नदी। रिहंद पहले रिहंद मिलती है सोन में, उसके बाद में कोयल नदी मिलती है। तो रिहंद और कोयल नदी के पानी को लेकर सोन नदी पटना के समीप, पटना से थोड़ा पहले इस गंगा नदी में आकर दाएं तट से मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार का पानी लेकर दामोदर नदी इस गंगा नदी में मिलती है। मयूराक्षी नदी भी इस गंगा नदी में मिलती है। तो ये तो थी इसकी दाएं किनारे की मुख्य मुख्य नदियां। अब जो दक्षिण भारत की तरफ का जो पानी है वो इसमें लेकर शामिल होती हैं। अब हम जानेंगे इसमें बाएं तट की नदियां, जो हिमालय की नदियां ही कहलाएंगी। बाएं तट से कौन कौन सी नदियां आकर शामिल होती हैं, उनमें से मुख्य मुख्य नदियां देखिए आप। सबसे पहले तो यमुना नदी की बात हमने कर ली, जो कि कुमाऊं गढ़वाल से निकलती है और इलाहाबाद के समीप इसमें मिल जाती है। उसके अलावा यमुना नदी जो दक्षिण भारत की कई नदियों को समाविष्ट करती है, इसमें संयुक्त होती है। उसके अलावा देखिएगा आप कि इसमें जो रामगंगा नदी है, सबसे पहले पश्चिम की ओर बड़ी नदी है रामगंगा। छोटी नदियां तो अनेक हैं, लेकिन उनमें मुख्य नदियां हम पढ़ रहे हैं। रामगंगा नदी इस नदी में मिलती है पश्चिम की ओर। अभी जो हमने दाएं तट की नदी पढ़ी है, उनमें एक काली नदी को और शामिल कर लेंगे। काली नदी सीधे ही इस गंगा नदी में मिल जाती है। काली नदी सीधे ही गंगा नदी मिलती है, वो दाएं तट की ही मानी जाती है। बाएं तट में रामगंगा सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की तरफ है। उसके आगे दूसरी नदी है गोमती नदी, जो इसमें वाराणसी के समीप आकर मिलती है। गोमती नदी के पूर्व की तरफ पूर्वी भाग में एक नदी है शारदा नदी, हिमालय क्षेत्र से निकलती है। और शारदा नदी इस उत्तर प्रदेश में बहते हुए सरयू नाम भी है इसका, और इसका अंत में इसका नाम हो जाता है घाघरा नदी। ये नदी अपना नाम बदलती रहती है क्षेत्र के अनुसार। घाघरा नदी में उत्तर की तरफ से राप्ती नदी आकर मिल जाती है, और ये दोनों नदियां संयुक्त होकर घाघरा नदी के नाम से पटना से पहले जहां सोन नदी मिलती है उसके समीप ही आकर गंगा में संयुक्त हो जाती है। घाघरा के आगे यानी कि घाघरा से पूर्व दिशा की तरफ हिमालय क्षेत्र से आकर जो नदी मिलती है वो है गंडक नदी। गंडक नदी के बाद में ये जो बिहार में बहती है, गंडक नदी के बाद में आगे बिहार में ही छोटी नदियां हो रहे हैं, जिनमें बागमती नदी मुख्य है, और बागमती और कुछ अन्य नदियां मिलकर कमाजा नदी है, बागमती नदी है, और छोटी नदियां अन्य मिलकर कोसी नदी में मिलती हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। पार हिमालय से आकर ये बिहार में प्रवाहित होती है और बाढ़ का रूप ले लेती है अचानक से, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। ये कोसी नदी इसमें संयुक्त हो जाती है गंगा नदी में भागलपुर से आगे। भागलपुर जो बिहार में है उससे आगे। फिर आगे हमने पहले पढ़ लिया कि इसका नाम फिर बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है, फिर इसका मेघना हो जाता है, और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए जा मिलती है। ये इस तरह से हमारी जो गंगा नदी है, इसमें उत्तरी भारत का अधिकांश अपवा क्षेत्र, उत्तरी भारत का अधिकांश पानी इसमें शामिल करके ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। अब हमें ये जान लेते हैं कि गंगा नदी का जो पारितंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग हैं इसके, उनको देखेंगे हम। सबसे ऊपर है पर्वतीय क्षेत्र जो ये हरिद्वार और ऋषिकेश, और ये जो हमने जो हरिद्वार में प्रवेश करने से पहले जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें गहरे गहरे गोर्ज बनाती है नदी, बड़े कैनियन बनाती है। तो वहां ये इस नदी का वेग तीव्र होता है, ढलान में प्रवाहित होती है इसलिए इसका वेग तीव्र होता है। उसके बाद में इसका दूसरा क्षेत्र है वो है ऊपरी मैदानी क्षेत्र। ऊपरी मैदानी क्षेत्र में जैव विविधता तथा सांस्कृतिक आध्यात्म रूपी पहलू ज्यादा महत्व रखते हैं।
इस क्षेत्र में यानी ऊपरी मैदानी क्षेत्र में महासीर, जिसको अंग्रेजी में टोर बोलते हैं, इस प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं। इनसे इसी ऊपरी मैदानी क्षेत्र जो हिमालय, इसी और उत्तराखंड का भाग शामिल है, इसमें डॉल्फिन, जिसको सूस भी बोलते हैं, घड़ियाल और कछुए पाए जाते हैं। यहाँ रामसर स्थल, ये रामसर स्थल कहलाता है, रामसर स्थल जहां इस तरह का क्षेत्र है। नदी घाटों पर स्नान और अंतिम संस्कार से ये नदी प्रदूषित हो जाती है निचले आगे से ऊपरी मैदानी क्षेत्र के आगे वाले क्षेत्र में, और इस नदी में प्रदूषण भी बढ़ जाता है। बिठूर से लेकर, बिठूर जो स्थान है यूपी का, वहां से लेकर कानपुर तक का क्षेत्र गंगा को अत्यधिक प्रदूषित करता है। विशेष रूप से कानपुर का चमड़ा उद्योग, इसने गंगा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान है ऊपरी मैदानी क्षेत्र का, अंतिम छोर से शुरू होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में घाघरा, गंडक, कोसी और सोन आदि मुख्य सहायक नदी हैं। इस क्षेत्र में गंगा नदी मंद हो जाती है, गंगा नदी की गति मंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ ढलान बहुत कम है। इस क्षेत्र में प्रदूषण अधिक हो जाने से नदी का जल नहाने और पीने के योग्य भी नहीं रहता। बिहार का विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो भागलपुर जिले में है, 50 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। डॉल्फिन की बात आई तो डॉल्फिन को हम जान लेते हैं। डॉल्फिन को सूंस भी कहते हैं। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। तिथि थी 5 मई 2010 को। उसके बाद में जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु, वैसे ही राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। इसको डॉल्फिन को सूंस भी कहा जाता है। डॉल्फिन को ताजे पानी का टाइगर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में भी घने वन और वन्य जीव पाए जाते हैं। और चौथा इसका जो मुख्य क्षेत्र गंगा का निचला क्षेत्र, निचला गंगा मैदान, जो किशनगंज पूर्णिया है बिहार में, उसका क्षेत्र है किशनगंज। किशनगंज से लेकर संपूर्ण पश्चिम बंगाल, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है उसको छोड़कर, जो सिक्किम की तरफ ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है उसको छोड़कर, और सारा लगभग सारा बंगाल इसमें शामिल किया जाता है, और बांग्लादेश इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है निचला गंगा मैदान में। यहाँ असंख्य छोटी छोटी धाराओं में गंगा विभाजित होती है। अति मंद ढाल और कांप मिट्टी की उपस्थिति के कारण डेल्टाई प्रदेश एक अतुलनीय दृश्य इस जगह प्रस्तुत करता है। इस डेल्टाई भाग का कुल क्षेत्रफल 60,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसके सागरमुखी दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले वन सुंदर वन कहलाते हैं। यहाँ मैंग्रोव और ज्वारे प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में सुंदर पेड़ों की प्रजाति पाए जाने के कारण ही इस वन का नाम सुंदरवन रखा गया है। यहाँ के पारितंत्र की एक मुख्य विशेषता और है कि यहाँ वनस्पति और जीव जंतु मीठे व खारे पानी के मिश्रण में रह सकते हैं। इन वनों में विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसी कारण है भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी रॉयल टाइगर कहा जाता है। वो उसी क्षेत्र के निवासी हैं। इस क्षेत्र में जो कृषि है उसकी बात हम कर लें तो कृषि यहाँ मुख्य रूप से चावल की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। चावल के लिए अनुकूल क्षेत्र है। चावल के साथ ही यहाँ विश्व प्रसिद्ध, जिस कृषि के लिए यह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है वो जूट है, क्योंकि जूट का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन यही होता है। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित है, और इस क्षेत्र में जो मुख्य खाद्यान्न है यहाँ के लोगों का वो चावल और मछली है। बंगाली खाड़ी से मछली पकड़ ली जाती है, चावल यहाँ अत्यधिक मात्रा में होता है। इस तरह से हमने इस गंगा नदी के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी ली, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। सेकंड पार्ट जल्दी ही मैं लेकर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें हम जानेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां, इसका अफवा क्षेत्र, इसकी मुख्य अन्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में।